हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला ऑफ साइंस। आज की क्लास में हम ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम ब्लड की कुछ रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई को हम एक सब्जेक्ट में इन्वॉल्व करते हैं, एक डिसिप्लिन में इन्वॉल्व करते हैं विच इज़ कॉल्ड हेमाटोलॉजी। तो बेसिकली हेमाटोलॉजी इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट फोकसेस ऑन ब्लड, द टिश्यूज दैट प्रोड्यूस इट, जो टिश्यूज उसको प्रोड्यूस करते हैं, और साथ साथ जो भी डिसीजेस उसके कंपोनेंट से रिलेटेड होती हैं उन सबको हेमाटोलॉजी में पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है बेसिकली, जिसके अंदर बहुत सारे सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। सेलुलर कंपोनेंट्स मीन्स जो कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसी कॉम्पोजिशन को बनाते हैं। ये सारे सेल्स जो हैं एक लिक्विड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ब्लड के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो लाइफ को सस्टेन करने में, हमारी ग्रोथ को मेंटेन करने में और हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में काम आते हैं। इसीलिए हम ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ या फ्लूइड ऑफ हेल्थ के नाम भी कह सकते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो जैसे कि ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन में हमारा जो ब्लड का कलर है वो रेड कलर का होता है। रेड कलर का हमारा ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। साथ साथ जो हमारे ब्लड है वो कुछ ब्लड वेसल्स में होके गुजरता है जिसे हम आर्टरी या वेन के नाम से जानते हैं। जो ब्लड आर्टरी में जाता है उसे हम आर्टीरियल ब्लड कहते हैं, और जो वेन से पास होता है उसे हम वेनस ब्लड कहते हैं। आर्टीरियल ब्लड और वेनस ब्लड के कलर में थोड़ा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से क्रिएट होता है। तो आर्टीरियल ब्लड जो है वो स्कारलेट रेड कलर का होता है। आर्टरीज बेसिकली हमारी डीप डाउन प्रेजेंट होती है। इसके अंदर हमारा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये रेड कलर का विजिबल होता है। और वेनस ब्लड जो है वो थोड़ा पर्पलिश रेड कलर का होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के ज़्यादा होने की वजह से दिखाई देता है। अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो एक नॉर्मल एडल्ट में हम वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर होता है, और अगर न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो इसका वॉल्यूम 450 ml तक जाता है। रिएक्शंस और पीएच के बारे में डिस्कस करें तो जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 होता है और ये एल्कलाइन नेचर का होता है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं तो ये 1.052 से लेके 1.061 तक लाई करता है। साथ साथ जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी जो है, अगर हम कंपेयर करें कि कितना गाढ़ा होता है, तो अगर मैं वाटर के कंपैरिजन में आपको बताना चाहूँ तो वाटर के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज़्यादा गाढ़ा होता है, ज़्यादा विस्कस होता है। हमारी बॉडी का जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो इसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जिसमें से हम फ्यू फंक्शंस रीड आउट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हमारा न्यूट्रिटिव फंक्शन है। न्यूट्रिटिव मतलब क्या न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ब्लड जो है वो हमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है। जो भी आप अपने खाने की मदद से, जो भी आप अपने फूड में न्यूट्रिएंट्स लेते हो, उन सबको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम किसका है? ब्लड का है। यही ब्लड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बाकी ब्लड टिश्यूज ऑर्गन्स के पास जाते हैं और आपके जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसको अकॉम्प्लिश करने में हेल्प करते हैं। सेकेंडली हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शंस जो ब्लड के होते हैं उसके अंदर ये आएगा कि जो ब्लड है उसके अंदर मैंने जैसे बताया था कि इसके अंदर काफ़ी सारे सेलुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं हमारे ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करने के लिए। जिसका अगर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल बोलूँ तो आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करने में बेसिकली हेल्प करता है। थर्ड, एक्सक्रीटरी फंक्शंस की बात करें तो एक्सक्रीशन में भी
जो ब्लड है वो हेल्प करता है जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एलिमिनेट करवाता है किडनीज, लंग्स और स्किन की हेल्प से। थर्ड, स्टोरेज। जो ब्लड है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो वो स्टोर होता है, वाटर, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो भी हमें ज़रूरत की है। इसके अलावा डिफेंसिव फंक्शंस जो हैं उसके अंदर ब्लड के अंदर काफ़ी सारे सेल्स पाए जाते हैं जैसे कि WBCs, एंटीबॉडीज़ और मैनी मोर, जिनकी मदद से जो ब्लड है वो इतना कैपेबल है कि अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट फाइट कर सकता है। इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म फॉलो करती है। उस मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए हमारी ब्लड के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट। लास्ट फंक्शन बट नॉट द लीस्ट, डेफिनेटली इट ट्रांसपोर्ट्स हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। जो भी हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं उनको डेजिग्नेटेड टारगेट ऑर्गन तक लेकर जाने का काम भी ब्लड का ही है। और जो भी एंजाइम्स आपके रिएक्शंस को, रेट को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं वो भी ब्लड ही लेकर जाता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, उनका एक छोटा सा व्यू है। जितने भी डब्ल्यूबीसीज हैं उन्हें स्टार करके शो किया हुआ है, जो आप देख पा रहे होंगे सेल्स जो यहाँ पर हैं बेसिकली। और जो यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो छोटे छोटे थ्रेड्स फॉर्म में मिलते हैं हमें, जबकि आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो इंटैक्ट सेल्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं। वो एंटी कोएगुलेटेड ब्लड को जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीकोगुलेंट्स जो ब्लड को जमने या क्लॉट होने नहीं देते, तब जो ऊपर का पार्ट है वो हमारा प्लाज्मा बचता है, जिसमें कि सेल्स जो हैं वो आपस में बाइंड नहीं हुए हैं, वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर हम इसी ब्लड सैंपल को टेस्ट ट्यूब में सिमिलर होल ब्लड को अगर हम विदाउट एनी एंटीकोगुलेंट लें तो क्या होगा, ब्लड हमारा जमने लग जाएगा। और ब्लड के जमने के बाद, ब्लड के क्लॉट होने के बाद दो चीजें हमारे पास मिलती हैं। एक होता है क्लॉटेड सेल्स, जितने भी सेल्स हैं वो आपस में इंटैक्ट हो जाएंगे, क्लॉट बना लेंगे। और दूसरा एक फ्लूइड बच जाएगा। उस केस में जो नॉन एंटीकोगुलेटेड ब्लड होता है उसके अंदर जो भी फ्लूइड बचा है उस फ्लूइड को हम सीरम बोलते हैं। डिफाइन से अगर आप देखोगे तो प्लाज्मा, when the formed elements are removed from the blood, a straw color fluid called blood plasma is left. अब सीरम की बात करें तो सीरम is separated from blood cells and clotting elements by centrifuging. इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सीरम इज ऑलमोस्ट द सेम। नेक्स्ट, जो सीरम होता है, अगर हम फॉर्मूला सेंस में पूछें तो सीरम क्या है, जब हम प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, सीरम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक इमेज पे जो हमें लाइव एग्जांपल दिखा रही है। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ब्लड का जो कंपोनेंट है यहाँ पर, ये येलोइश कंपोनेंट जो है 55% हमारा प्लाज्मा है। बीच में एक पार्ट है जो कि बफी कोट कहलाता है, which is made of WBCs and platelets, and the third part which is the settled one is your RBCs. इसी तरीके से ये इमेज में इन्होंने प्लाज्मा को, जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हो तो ब्लड डोनेट करने के बाद जब हम उस होल ब्लड को सेपरेट कर लेते हैं, तो सेपरेट करने के बाद अगर हम प्लाज्मा को अलग से रखना चाहें एक ब्लड बैग में, तो ये उसका इमेज है जहाँ पर आपको सिर्फ प्लाज्मा दिखाया जा रहा है, जिसमें से सेल्स जो हैं वो रिमूव कर लिया गया, एलिमेंट्स का 45% रिमूव कर दिया गया, एंड दिस इज ओनली द 55% जो आप देख रहे हो। नेक्स्ट में दो इमेजेस दे रखी हैं। फर्स्ट इमेज के अंदर आपको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसे मैंने एक स्टैंडर्ड बुक से लिया है, जो कि WBCs आपको दिखाई दे रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स वाइट कलर के।
RBCs रेड कलर के बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड प्लेटलेट्स कुछ इंटेक्ट सेल्स नहीं है बट कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको जिसमें से थ्रेड्स बाहर आ रहे हैं, इस तरीके की प्लेटलेट्स। इसी तरीके से अगर मैं एक ब्लड सैंपल की एक स्लाइड बनाऊं, तो स्लाइड बनाने के बाद उसको मैं नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखूं, तो माइक्रोस्कोप से देखने से मुझे जो इमेज दिखेगी वहां पे स्टेन्ड इमेज, बेसिकली इसको हम स्टेन करते हैं, स्टेन करने के बाद जो इमेज दिखेगी उसके अंदर WBCs ऐसे इस तरह की आपको इमेज दिखेगी जिसमें कुछ ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे, प्लाज्मा होगा जिसके अंदर सब कुछ सस्पेंडेड होगा, RBCs होंगे जो रेड कलर के होंगे, प्लेटलेट्स होंगे जो छोटे छोटे आपको नजर आ रहा है, और बाकी के WBCs ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। If you like it, please keep it as a note for your future.